गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक ऐसी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए और एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। और अगर टीचिंग एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमेशा इस थ्योरी से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी थ्योरी है अब्राहम मैस्लोस नीड्स हायरार्की थ्योरी। तो अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है उसे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है, यानी व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत। इनका जो टाइम पीरियड है 1908 से लेकर के 1917 तक, 70 तक है। अब्राहम मैस्लो को स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि उस समय जब बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद और साइको एनालिटिक यानी मनोविश्लेषणवाद, दोनों विचारधाराओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो अब्राहम मैस्लो ने अपनी एक नई विचारधारा, मानवतावादी दृष्टिकोण को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद की आलोचना की गई। और उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व की जो पर्सनैलिटी की व्याख्या की गई है इन दोनों वादों में बहुत ही सीमित रूप से की गई है। इसमें मानव का कोई भी प्राइमरी प्लेस नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कि अब्राहम मैस्लो ने इन दोनों वादों का खंडन किया और मानवतावादी मनोविज्ञान को इंट्रोड्यूस किया। इस वजह से इन्हें स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इनकी थ्योरी को और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है। पहला नाम है इनकी थ्योरी का होलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। होलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व का संपूर्ण गत्यात्मक सिद्धांत। संपूर्ण गत्यात्मक सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि इन्होंने व्यक्तित्व के विकास में आंतरिक बलों यानी इंटरनल पावर पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, बहुत ज़्यादा बल दिया कि जो इंसान के जो आंतरिक शक्ति है, अंतः शक्ति, उसी के द्वारा जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है। तो अब क्या है, जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जो हमारी इंटरनल पावर है, वो क्या है, एक तरीके का डायनेमिक है, यानी गतिशील है। आज आपकी पावर कम है, हो सकता है कल आपने प्रैक्टिस की, थोड़ी बढ़ गई, फिर उसके बाद और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए और धीरे धीरे आपकी इंटरनल पावर, अंतः शक्ति क्या है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली गई। यानी एक डायनेमिक थ्योरी है। अब आप कोई भी चीज़ पर प्रैक्टिस ना करिए तो क्या है कि आपकी पावर, इंटरनल पावर घटेगी भी। तो ये क्या है, ये गतिशील डायमेंशन है, यानी ये जो ट्रेट है गतिशील है, यानी फिक्स नहीं है। इस वजह से इन्होंने कहा कि जो आंतरिक जो व्यक्तित्व का विकास है वो टोटली हॉलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी या हॉलिस्टिक है। तो अब देखिए अगला क्या है, इनकी थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, नीड्स हायरार्किकल थ्योरी। नीड्स हायरार्किकल थ्योरी का मतलब क्या है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। नीड्स का मतलब आवश्यकता, हायरार्किकल पदानुक्रम सिद्धांत थ्योरी। अब आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी को 5 लेवल्स में बांट रखा है। और इन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान लोअर लेवल से स्टार्ट करता है
और जब उसके लोअर लेवल की नीड्स फुलफिल होती चली जाती हैं तो वो 1 बाय 1 अपर लेवल पर पहुंचता चला जाता है और अल्टीमेटली वो लास्ट स्टेज पे यानी 5th लेवल पे पहुंच जाता है। अब अगला नाम क्या है इनकी थ्योरी का? पर्सनैलिटी एंड हायरार्किकल मॉडल ऑफ मोटिवेशन। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पर्सनैलिटी है, दूसरा हायरार्किकल मॉडल ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का हायरार्किकल मॉडल, पदानुक्रमिक मॉडल, यानी कि व्यक्तित्व और अभिप्रेरणा का हायरार्किकल मॉडल। अब सबसे पहले तो इसमें दो टर्म आए हैं। एक मोटिवेशन क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी इंटरनल स्टेज होती है, मोटिवेशन एक ऐसा इंटरनल स्टेज है जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके गोल को पाने के लिए निर्देशित करता रहता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को भूख लगी है, तब उसके लिए मोटिवेशन का काम क्या है? भूख अभिप्रेरण यानी हंगर मोटिवेशन। तो हंगर मोटिवेशन व्यक्ति को क्या निर्देश देता है? वो उसको डायरेक्ट करता है कि तुम फूड यानी कि लक्ष्य, अगर तुम फूड खा लोगे तो तुम्हारा हंगर मिट जाएगा। तो ये क्या है? हंगर मोटिवेशन है, जिसने किसी भी उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर यानी कि खाने की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरीके से अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है उसको कई नामों से जाना जाता है, जिसको हम लोगों ने देखा। अब देखिए मैस्लो की थ्योरी के जो कुछ खास पॉइंट हैं उसमें पहला लिख रखा है, एम्फेसाइजेस मोर ऑन ह्यूमन वैल्यूज, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डायरेक्शन। पहली बात क्या है कि मैस्लो ने अपनी थ्योरी में मानव मूल्यों, ह्यूमन वैल्यूज और व्यक्तित्व के ग्रोथ, व्यक्तिगत ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ और स्वनिर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन पर बहुत ज़्यादा जोर डाला। स्वनिर्देशन पर बहुत ज़्यादा जोर डाला। इन्होंने कहा कि जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या? एक तो जेनेटिक्स, आनुवंशिकता, तथा किसी भी इंसान के पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसको इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो मानवीय मूल्यों, उसके व्यक्तिगत ग्रोथ और आत्मनिर्देशन की क्षमता पर आधारित होता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिख रखा है, डेवलपमेंट ऑफ अ होल मैन इंटरनली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस आर निग्लिजिबल। वही जो अभी हमने बात कही कि जो किसी भी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है या संपूर्ण व्यक्ति का, वो आंतरिक रूप से ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की ये बात करते हैं और ये जेनेटिक्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा महत्व प्रदान नहीं करते हैं। अब आगे क्या दे रखा है देखिए, पर्सनैलिटी एंड हायरार्किकल मॉडल ऑफ मोटिवेशन। अब हम इनकी थ्योरी को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें पहली हेडिंग है पर्सनैलिटी एंड हायरार्किकल मॉडल ऑफ मोटिवेशन। तो देखिए अब क्या है, जो मॉडल इन्होंने दिया था उसको इन्होंने 5 लेवल्स में डिवाइड कर रखा है। ही डिवाइडेड द हायरार्की इनटू 5 लेवल्स। अब 5 लेवल्स में जो फर्स्ट लेवल है इनका, जिसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो शारीरिक आवश्यकताएं, अब मैस्लो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। बेसिक नीड्स का मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी? जैसे फूड, वाटर, स्लीप, डेफिकेशन, एयर, सेक्स, टेम्परेचर।
यानी कि व्यक्ति की, किसी भी इंसान की सबसे पहली प्राथमिक नीड क्या है? खाना, पानी, सोना, मलमूत्र का त्याग करना और वायु, टेम्परेचर। ये सारे हमारे क्या कहे जाते हैं? बायोलॉजिकल ड्राइव्स, यानी जैविक प्रेरण या जैविक प्रणोद, बायोलॉजिकल ड्राइव्स। इसे बायोलॉजिकल मेंटेनेंस भी कहते हैं और इसे बायोलॉजिकल नीड्स, बी नीड लिखा है ना, बायोलॉजिकल नीड्स यानी कि जैविक आवश्यकताएं भी कहा जाता है। मैस्लो ये कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल नीड्स व्यक्ति को उसके थ्रेशहोल्ड लेवल तक मिलना ही चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, भूखे भजन न होए गोपाला। तो जब तक आपका पेट भूखा है तब तक कोई भी काम सधता नहीं है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। यानी जो हमारी बेसिक नीड्स क्या है? हमारा खाना, पीना, सोना, डेफिकेशन, एयर, इन सब के बिना कोई भी मानवीय क्रियाकलाप, कोई भी क्रियाएं पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देखिए, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, यानी कि जो लोअर लेवल की नीड्स है, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है। यानी कि मैस्लो ने कहा है कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी मानव के व्यक्तित्व के विकास करने में। यानी कि इनके हायरार्किकल मॉडल में ये भी है कि जो आवश्यकता जितनी नीचे होती है उसकी प्राथमिकता या उसकी शक्ति उतनी ही अधिक मानी जाती है। तो इसमें अब देखिए क्या है कि ये हो गई इनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब सेकंड लेवल क्या है? सेफ्टी नीड। अब इन्होंने कहा कि जब मानव की फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी किसी भी इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, यानी कोई भी इंसान जब फर्स्ट लेवल पर को अचीव कर लेता है, फर्स्ट लेवल को, तो वो अब कहाँ पर जाता है? अब उसके आगे की सोचता है, अपर लेवल पे, यानी सेफ्टी नीड्स पे आता है। यानी कि सेफ्टी नीड्स में इन्होंने क्या क्या रखा है? शेल्टर, शेल्टर का मतलब रहने का स्थान, घर, छत्र छाया, एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा। यानी कि अब पेट भरा है, हमारा खाने का इंतजाम हो गया है, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? एक घर चाहिए। जैसे सुना है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारे क्या है? लोअर लेवल नीड्स हैं। तो रोटी मिल गई, अब किसकी ज़रूरत है? मकान की, यानी शेल्टर की और सिक्योरिटी की। तो आपने देखा होगा कोई भी इंसान अपने शेल्टर एंड सिक्योरिटी के लिए घर बनाता है, मकानों में रहता है और अच्छे अच्छे मकान बनाता है ताकि वह सुरक्षित रह सके, प्रतिकूल मौसम से सुरक्षित रह सके और बहुत सी आपदाओं का सामना कर सके। तो इसमें इन्होंने क्या रखा है? सेफ्टी नीड्स में स्टेबिलिटी को रखा है। स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, फियर, डर, डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता और प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। यानी कि देखिए, एक लाइन लिख रखी है, बिल्डिंग लाइफ ऑर्डरली, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेडिक्टेबल इन चिल्ड्रन, दिस टाइप ऑफ नीड हाईली प्रेजेंट। अब देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को एक क्रमानुसार संरचित करता है और सुधारने की कोशिश करता है। अच्छा देखिए, जो सेफ्टी नीड्स है वो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होती है, यानी हाईली प्रेजेंट। हाईली प्रेजेंट मतलब बच्चे हमेशा क्या है? इनसिक्योर फील करते हैं, वो हमेशा अपने पेरेंट्स में की छत्र छाया में सिक्योरिटी फील करते हैं या किसी के सहारे रहते हैं, मतलब हमेशा डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। तो अब देखिए, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है जो हमने पढ़ी, उसको मैस्लो ने लोअर लेवल की नीड्स कहा है, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स या लोअर लेवल की नीड्स कहा है मैस्लो ने। ओके। और मैस्लो ने ये भी कहा है कि जब तक कोई व्यक्ति इन दोनों आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर लेता है, यानी ये दोनों लेवल जब तक अचीव नहीं कर लेता है तब तक नेक्स्ट लेवल पर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है। तो जैसे कि इसमें इन्होंने वही शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, निर्भरता, बचाव, डर, चिंता, इन चीज़ों को इसमें रखा है। ठीक। और इन्होंने क्या कहा कि मैस्लो कहते हैं कि नियम और कानून
जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको बनाए रखने की भी आवश्यकता है और लाइफ को एक ऑर्डर से चलाने की भी आवश्यकता है। अब देखिए ये कहते हैं कि अगर ये सारा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, यानी इंसान की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को पूरी नहीं होती है, तो उसके अंदर एक बेसिक एंजाइटी यानी मूल चिंता डेवलप हो जाती है। उसके अंदर एक बेसिक एंजाइटी डेवलप हो जाती है, बेसिक एंजाइटी यानी कि मूल चिंता। नाउ अब नेक्स्ट स्टेज हम लोग देखते हैं इनकी क्या है। थर्ड स्टेज है इनका लव एंड बिलोंगिंगनेस या बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। अब देखिए बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स में क्या है जैसे कि लिख रखा है a man wish to gain a respectable position in the family, peer groups, society, etc. If all are these not gain, then a man feeling loneliness and alienate from ones to another. यानी कि जब किसी भी व्यक्ति की किसी भी इंसान की लोअर लेवल की नीड्स पूरी हो जाती हैं, यानी रोटी कपड़ा मकान उसके पास हो जाता है, तब वो बिलोंगिंगनेस की ओर बढ़ता है। बिलोंगिंगनेस का मतलब लोगों से स्नेह पाने का की इच्छा। तो वो ये सोचता है कि वो जिस सोसाइटी में रह रहा है उसमें लोग उसको एक सम्मान की नज़रों से देखें। वो चाहता है कि उसकी फैमिली में उसका सम्मान हो, उसके पीयर ग्रुप्स में दोस्तों में उसका सम्मान हो, उसकी सोसाइटी में उसका सम्मान हो, वो सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन को गेन करे। वो ऐसे ही विचार रखता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो लोअर लेवल नीड्स है उसको उसने फुलफ़िल कर लिया। लोअर लेवल नीड्स में पहली नीड्स क्या थी आपकी? पहली नीड्स थी फिजियोलॉजिकल नीड्स और दूसरा लेवल था आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इन दोनों को पा लेने के बाद ही व्यक्ति कहाँ पहुँचता है? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि व्यक्ति अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में, अपने सगे संबंधियों से स्नेह पाने की आवश्यकता रखता है। तो इसमें क्या है कि जब व्यक्ति को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, यानी लव नीड नहीं होती है उसको बिलोंगिंगनेस नहीं मिलता है अपने ग्रुप से, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? अकेलापन डेवलप हो जाता है। वो अपने आप को अकेला महसूस करता है सोसाइटी में। वो ये सोचता है कि सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। लोनलीनेस और एलिनिएट, एक अब दूसरों से अलगाव की भावना उसके अंदर आ जाती है। एलिनिएट हो जाता है, अलग हो जाता है अपने पीयर ग्रुप्स से, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड सर्किल से, अपनी फैमिली से। वो हमेशा अपने आप को अकेलापन फील करता है, एलिनिएट हो जाता है। तो देखिए मैस्लो ने कहा भी है कि लव हैंगर इज़ अ डिफिशियंसी डिजीज़, यानी जो प्यार की भूख है वो एक अपर्याप्तता रोग है। यानी कि अगर किसी भी इंसान को बिलोंगिंगनेस और लव नहीं मिल रहा है तो वो हमेशा अपने आप, उसको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ बाकी है, मैं अपूर्ण हूँ, अधूरा हूँ, इस तरीके से फील करता है। नाउ अब मैस्लो की जो फोर्थ लेवल है उसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स यानी सम्मान की भावना। अब मैस्लो ने कहा है कि जब कोई भी व्यक्ति नीचे की तीनों लेवल्स को पा लेता है, नीचे की तीनों लेवल्स कौन से? फर्स्ट लेवल जो आपका था फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड लेवल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स एंड थर्ड लेवल बिलोंगिंगनेस। अब उसके बाद व्यक्ति एस्टीम नीड्स की ओर आगे बढ़ता है। तो इसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि अब वो सोसाइटी में उसको रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल गई है, अब वो सम्मान की तरह जी सकता है, यानी अब वो दूसरों से सम्मान पाने की भावना चाहता है। तो एस्टीम नीड्स को भी मैस्लो ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के अंदर एक होता है सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान की भावना, और दूसरा एस्टीम फ्रॉम अदर्स। अब देखिए सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है? आत्मसम्मान यानी खुद की नज़रों में उठा होना। आत्मसम्मान का मतलब व्यक्ति अपने आप को किसी से कम ना समझे, वो खुद पॉजिटिवली मोटिवेट हो, खुद ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हो, यानी वो आशावादी दृष्टिकोण रखता हो। जब तक आप अपने अंदर आशावादी दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तब तक आप हमेशा अपने आप को हीन भावना से ही देखेंगे और अपने आप को आप हीन ही समझेंगे। तो सेल्फ एस्टीम नीड्स में इन्होंने क्या क्या रखा कि सेल्फ एस्टीम नीड अच्छी कब होती है? जब आपको ये फील होता है कि आप दक्ष हैं, यानी कॉम्पिटेंसी, आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करने की, यानी कि कॉम्पिटेंसी है,
उत्तम क्षमता प्राप्त करने की इच्छा होती है, आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, भरपूर आत्मविश्वास है आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ है, मतलब आपका व्यक्तिगत ग्रोथ बहुत अच्छा है। आप इंडिपेंडेंट हैं, यानी इंडिपेंडेंस, स्वायत्त हैं, स्वतंत्र हैं। आप एडिक्वेसी का मतलब क्या है? आप उपयुक्त हैं। जब आपको ये फील होता है कि उपयुक्तता की भावना है, उपलब्धि जब आपको मिलती है, अचीवमेंट आप पाते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया या कोई छोटा मोटा ऐसा काम जिसको आप पाना चाहते हैं और आपने उसको पा लिया, स्वतंत्रता, ये सारी भावनाओं को इन्होंने किस में रखा है? सेल्फ इस्टीम में रखा है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया? स्टीम फ्रॉम अदर्स। अब स्टीम फ्रॉम अदर्स का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने सेल्फ स्टीम में भी देखी, वो सारी चीज़ें हम बाहर दूसरों से भी चाहते हैं कि लोग हमारे इन सब गुणों, इन सब ट्रेड्स को लेकर तारीफ़ करें। जैसे लोग हमको ये कहें कि हाँ, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लोग हमारी तारीफ़ करें, अरे इसका पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छा है, अरे इसने बहुत कुछ अचीव किया है। तो ये क्या है? स्टीम फ्रॉम अदर्स है। जैसे इन्होंने क्या कहा कि हर दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता। स्टीम फ्रॉम अदर्स का मतलब क्या है? दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता। दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता में हम क्या क्या चाहते हैं कि दूसरे हमारी क्या क्या चीज़ें करें? एक तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो, आइडेंटिफिकेशन वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न एक सुना होगा आप लोगों ने। क्या बोलते हैं, एरिक एरिक्सन की थ्योरी में है कि जब रोल कन्फ्यूज़न होता है बच्चे में, या वो अपनी पहचान नहीं बना पाता है एडोलसेंस में आके, तो उसका सेल्फ इस्टीम बहुत ही ज़्यादा वो होता है, चोटिल होता है। तो उन्होंने कहा कि वो जब व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि मेरी पहचान क्या है सोसाइटी में, यानी कि सोसाइटी का मतलब जैसे क्लास में आप एक बच्चा है, लोग बहुत, अगर वो हर साल अच्छे नंबर ला रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर ला रहा है, तो उसका आइडेंटिटी या उसकी पहचान क्या हो जाती है? टॉपर लोग उसे कहने लगते हैं। और जो फेल हो जाता है उसको लूज़र के नाम से जाना जाने लगता है। तो यही है कि हर इंसान चाहता है कि उसका अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के ग्रुप में पहचान मिले, उसको प्रशंसा की जाए। मतलब वो हर इंसान चाहता है कि दूसरे उसकी प्रशंसा करे, उसको प्रसिद्धि मिले, नेम एंड फेम, उसे लोग कहें कि हाँ, ये प्रोडक्टिव प्रोडक्ट है, यानी ये प्रोडक्टिव है, ये सोसाइटी के लिए वेस्ट मटेरियल नहीं है, ये वैल्यूएबल है, मतलब ये इसका मूल्य है। अगर ये कहीं जाएगा पढ़ाने, अगर ये कोई काम करने जाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये जो आउटपुट देगा, बहुत ही अच्छा आउटपुट देगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और क्या चाहते हैं? और लोग दूसरों से हमेशा कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं कि लोग उनका तारीफ़ करें, एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि हर ग्रुप में वो जहाँ भी जाए लोग उसको स्वीकार करें, उसको हेट ना करें। जैसे देखिए क्या बोलते हैं कि एक आप लोगों ने देखा होगा सोशियोग्राम जेएल मोरेनो का है, उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी बच्चे की उसके ग्रुप में क्या पोजीशन है, इसके बारे में वो बताते हैं कि कौन सा ग्रुप उस इंसान को स्वीकार करता है या कौन सा ग्रुप ज़्यादा पसंद करता है। ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने भी बताया है, जेल मोरेनो ने। एस्टीम नीड्स, ओके नाउ। अब हम लोग देखते हैं उनका, इसमें क्या है कि जैसे जब व्यक्ति को दूसरों से मिलने वाला सम्मान मिलता रहता है और उसकी योग्यताएं और क्षमताएं सच में उसको ऊपर उठाती हैं, तो वो क्या है कि वो अपना वास्तविक मूल्यांकन कर पाता है। वास्तविक मूल्यांकन का मतलब, जब आत्मसम्मान जो है व्यक्ति की योग्यताओं और उसकी क्षमताओं के साथ ही साथ दूसरों से प्राप्त वास्तविक सम्मान पर आधारित होता है, तब इसी को कहा जाता है कि वो अपना वास्तविक मूल्यांकन कर रहा है। नाउ अब हम लोग देखते हैं इनकी लास्ट स्टेज क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्मसिद्धि। अब मैस्लो ने आत्मसिद्धि का मतलब यही बताया है कि नो दाई सेल्फ, स्वयं को पहचानो। अब मैस्लो क्या कहते हैं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इस स्टेज पर सबसे पहली बात तो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। क्यों? इसके भी कई रीज़न हैं। एक तो व्यक्ति इस स्टेज पर आने की ज़रूरत नहीं समझता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि व्यक्ति ये सोचता है कि इस स्टेज की उतनी प्रबलता नहीं है जितनी और सारी स्टेजेस की है। तीसरी चीज़ ये कि व्यक्ति ये सोचता है कि सारी चीज़ें तो मिल गई, रोटी कपड़ा मकान मिल गया है, सेफ्टी सिक्योरिटी मिल गई है, सोसाइटी में स्टीम मिल गया है, बिलोंगिंगनेस मिल गया है, लव मिल गया है, तो व्यक्ति सोचता है कि अब सब कुछ पा लिया है।
तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक आने का कोई प्रयास भी नहीं करता है और कुछ सोचता भी नहीं कि यहाँ तक पहुँचा जाए। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इन्होंने कहा क्या है कि अपनी अंतः क्षमताओं के अनुरूप अपने आप को विकसित करना, इस अवस्था में केवल वही लोग आ पाते हैं जिनमें सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति हुई हो तथा साथ ही साथ बी वैल्यू बीइंग मोटिव की परिपूर्णता हो। जिनमें बी वैल्यू की कमी है वो लास्ट स्टेज में नहीं आ सकते हैं। अब इसको हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज है जिसमें मैस्लो कहते हैं कि स्वयं को पहचानो, नो दाई सेल्फ, स्वयं का ऑब्जर्वेशन करो, स्वयं का मूल्यांकन करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि अपनी अंतः क्षमताओं को अपने अनुरूप विकसित करना। अपने अनुरूप का मतलब क्या है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि आपको कहाँ पर कितना फोर्स लगाना है, कितना पढ़ना है कि आप ये चीज़ पा लेंगे, कितना सोना है, कितना खाना है, कितना पीना है, जब आप ये समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पर कितनी मात्रा में अपनी शक्ति को इनपुट करना है, जब आप अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, आपने आपको पूरी तरीके से समझ लेंगे, समझ जाएंगे, तो इस स्टेज को इन्होंने कहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, एक तरीके की सम स्थिति हो जाती है। सम स्थिति का मतलब क्या कि मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ये ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से द्वेष, ना किसी के प्रति लालच भाव, ऐसा कुछ नहीं, यानी कि एक तरीके का निर्मोह। तो इन्होंने देखिए आगे ये भी कहा है कि ये आवश्यकता की पूर्ति तभी होती है जब व्यक्ति सेल्फ स्टीम यानी स्टीम नीड्स, यानी कि व्यक्ति अपनी फोर्थ लेवल को पा लेता है और फोर्थ लेवल की पूर्ति हुई ही हो, साथ ही साथ बी वैल्यू जो इन्होंने बीइंग मोटिव कहा है ये भी व्यक्ति को मिलना चाहिए। जिनमें बी वैल्यू की कमी है वो लास्ट स्टेज में नहीं आ सकते हैं। अब देखिए बी वैल्यू है क्या, बी वैल्यू का मतलब क्या है, अभी इसको आगे देखेंगे हम लोग। जिसमें अब देखिए इसमें क्या है, सम अदर नीड्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम देम। अब मैस्लो कहते हैं कि व्यक्ति ये सारी आवश्यकताएं पा लेता है, ठीक है, लेकिन व्यक्तित्व के विकास के लिए इसके अलावा कुछ और भी आवश्यकताएं हैं जो कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। जिसमें से पहली आवश्यकता है कॉग्निटिव नीड, यानी संज्ञानात्मक आवश्यकता। अब कॉग्निटिव नीड है क्या, इसको भी समझना जरूरी है। तो कॉग्निटिव नीड, सबसे पहले कॉग्निशन होता क्या है, कॉग्निशन संज्ञान। तो संज्ञान क्या है, संज्ञान या कॉग्निशन इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। संज्ञान क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, यानी कि सूचनाओं का संसाधन करता है। और इन सूचनाओं में क्या किसके किसके हेल्प से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये करता है आपका मेमोरी, थिंकिंग के थ्रू, यानी चिंतन के थ्रू, थिंकिंग, मेमोरी, ठीक है, परसेप्शन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, प्रत्यक्षण, अटेंशन। यानी कि जब ये सारी चीज़ें मिलकर किसी भी सूचना का संसाधन करती हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, संज्ञान। यानी कि संज्ञान किसका किसका कंबाइंड रूप है, हमारे चिंतन का, हमारे मेमोरी का यानी हमारी स्मृति का, हमारे प्रत्यक्षण का, हमारे अटेंशन का, अवधान का, यानी इन सब ये सारे एलिमेंट्स जब मिलते हैं और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है तो हमारा क्या कहलाता है, कॉग्निशन, संज्ञान। तो कॉग्निटिव नीड देखिए होती क्या है, कॉग्निटिव नीड का मतलब इन मैस्लो के अकॉर्डिंग क्या है कि कॉग्निटिव नीड हमारा इन्फॉर्मेटिव, सूचनात्मक होता है। सूचनात्मक का मतलब इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो कॉग्निटिव नीड है उसमें सबसे पहले किसी भी इंसान की को नीड टू नो, जानना जरूरी है
यानी कॉग्निटिव नीड में भी पहला पहला क्या होना चाहिए कि कोई भी इंसान किसी चीज़ को जाने, नॉलेज यानी जनरल नॉलेज। उसके बाद अंडरस्टैंड, नीड टू अंडरस्टैंड, समझे, यानी पहला स्टेप क्या है कि आप उस चीज़ को जानिए, फिर उसके बाद समझिए। बिना किसी चीज़ को जाने आप उसे समझ नहीं सकते हैं। जैसे आपने कभी रॉकेट का नाम ही नहीं सुना, आपने जाना ही नहीं, तो आप उसको कभी समझ नहीं सकते हैं। यानी कि इसका भी इन्होंने हायरार्की बना रखा है कि जो कॉग्निटिव नीड है उसमें पहला क्या है, नो, नीड टू नो, और दूसरा है नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ अब देखिए क्या है कि जब एक एग्जांपल इसको लेते हैं हम इसको। जैसे मान लीजिए आपको अपनी जैविक आवश्यकता की संतुष्टि करनी है, यानी कि आपको बायोलॉजिकल नीड है, आपको भूख लगी है। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि भूख मिटाने के लिए भोजन जरूरी है और भोजन कहाँ है, तो आप कैसे अपनी भूख मिटा पाएंगे। यानी भोजन कहाँ है ये जानना जरूरी है, यानी टू नो। उसके बाद समझना क्या है, यानी समझने का मतलब भोजन में है क्या, क्या खाऊंगा तो ये फायदा करेगा, क्या खाऊंगा तो ये फायदा करेगा। सिक्योरिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सिक्योरिटी का एग्जांपल है कि सुरक्षा आवश्यकता की संतुष्टि होने के लिए हमें जो है कि किस तरीके का घर बनाना चाहिए, है। यानी कि ये भी जानना जरूरी है कि झोपड़ी में रहना है या मकान में रहना है या महल में रहना है। तो इस तरीके से पहले टू नो, फिर टू अंडरस्टैंड। तो ये थी इनकी पहला कॉग्निटिव नीड। दूसरा इन्होंने बताया है न्यूरोटिक नीड। न्यूरोटिक नीड को इन्होंने ये कहा है कि जब व्यक्ति की बेसिक नीड पूरी नहीं होती है, न्यूरोटिक का मतलब तंत्रिका तापी, तो सॉरी, जब व्यक्ति की बेसिक नीड पूरी नहीं होती है तो वो उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। यानी कि बहुत ही आक्रामक व्यवहार हो जाता है, बहुत ही विद्वेष आ जाता है उसके अंदर, होस्टाइल व्यवहार हो जाता है। यानी कि ये कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान की बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है तो उसके अंदर न्यूरोटिक टेंशन डेवलप हो जाता है, और उस न्यूरोटिक टेंशन की वजह से वो मैन अग्रेसिव हो जाता है और होस्टाइल हो जाता है। अब तीसरा इन्होंने देखिए बताया है डेफिशिएट या डेफिशिएंसी या डेफिसिट मोटिवेशन, न्यूनता अभिप्रेरक। तो इसको इन्होंने डीमोटिवेशन या डीमोटिव भी कहा है। इन्होंने कहा है कि जो इस तरह का अभिप्रेरक है वो ये बताता है कि व्यक्ति को कम से कम इन ये सारी न्यून अवस्थाएं तो मिलनी ही चाहिए, जिससे वो अपना डेली का जो टेंशन है उसको रिड्यूस कर सके। तो कौन कौन सी न्यून अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी डीमोटिव हैं, इन्होंने बताया। हंगर है, जैसे भूख, प्यास, पानी, टेंशन, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। तो इन सब ये सारे तनाव को व्यक्ति डेली टू डेली लाइफ में दूर करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। जैसे आपको दिन में 4 बार भूख लगती है, तो जैसे ही आपको भूख लगती है आपके अंदर टेंशन बढ़ जाता है, तो आप टेंशन, जैसे ही टेंशन बढ़ा तो आप प्रेरित होते हैं किसको, खाना खाने के लिए। तो ये है डीमोटिव। डीमोटिव को इन्होंने क्या कहा है, लोअर लेवल की नीड कहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, डीमोटिव को इन्होंने क्या कहा है, लोअर लेवल की नीड कहा है। अब इन्होंने डीमोटिव की 5 विशेषताएं भी बता रखी हैं। तो पहले 5 विशेषताओं में देखिए, पहला विशेषता इन्होंने क्या बता रखा है डीमोटिव का। तो पहला विशेषता इन्होंने बताया है कि अगर डीमोटिव व्यक्ति को नहीं मिलता है, डीमोटिव का मतलब लोअर लेवल की नीड, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। अगर व्यक्ति की डीमोटिव नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। डीमोटिव का मतलब जैसे व्यक्ति भूखा है और उसे खाना नहीं दिया गया 3-4 दिन तक, तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बताया कि जैसे ही डीमोटिव व्यक्ति को मिल जाता है वो रीस्टोर हो जाता है। रीस्टोर का मतलब फिर से एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और डीमोटिव अगर व्यक्ति को नहीं मिला है तो उसका जो बिहेवियर है गोल डायरेक्टेड नहीं हो पाता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। यानी डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या, कि वह अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। वही जैसा शुरुआत में बताया था कि भूखे भजन न हुए गोपाला,
यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाता है किसी भी काम में। अब अगला देखते हैं हम लोग इन्होंने आगे क्या बताया है। अब चौथा इन्होंने बताया है ग्रोथ मोटिव। ग्रोथ मोटिव को बी मोटिव भी कहा जाता है या हाई लेवल नीड या फिर मेटा नीड्स या बीइंग मोटिव। बीइंग मोटिव अभी देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे फिफ्थ स्टेज में कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो स्टेज है उसमें आप वो स्टीम नीड के साथ साथ बी मोटिव का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आता है बी मोटिव। तो बी मोटिव इन्होंने क्या बताया कि जो बी मोटिव है बीइंग मोटिव ये कब मिलता है, जब हायर लेवल की नीड्स मिलती हैं किसे, इंसान को। हायर लेवल की नीड्स का मतलब क्या कि बिलोंगिंगनेस एंड लव, उसके बाद एस्टीम नीड्स, जब ये पूरी हो जाती हैं और तो व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में चला जाता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ही इन्होंने बी मोटिव को ही इन्होंने क्या कहा है, मेटा नीड्स भी कहा है। अब देखिए क्या है कि ये मेटा नीड्स या ये बी मोटिव, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ। ये बी मोटिव्स जैसे कौन कौन से, सच्चाई, ट्रुथ, अच्छाई, गुडनेस, अद्वितीयता, यूनिकनेस, यानी कि सच्चाई, अच्छाई, यूनिकनेस, सिंप्लिसिटी, सरलता, कॉम्प्रीहेंसिवनेस, जस्टिस, एफर्ट यानी प्रयास, मीनिंगफुलनेस, सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मपर्याप्तता, आत्मपर्याप्तता। इस तरीके की ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं, ये 18 आवश्यकताएं, ये हमारा मेटा नीड कहलाती हैं या हमारा बी नीड या बी वैल्यू कहलाती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बीइंग मोटिव की बात की। अब ये आगे क्या कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है या जो आत्मसिद्धि की स्टेज है, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है, यानी कि मैस्लो की अंतिम स्टेज में पहुंच गया है। तो कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं। जैसे वास्तविकता के पहली विशेषता क्या है कि उस इंसान में वास्तविकता के प्रत्यक्षण की योग्यता पाई जाएगी। वास्तविकता के प्रत्यक्षण की योग्यता का मतलब क्या कि एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। दूसरी क्या विशेषता होगी, ऐसे व्यक्ति हमेशा सरल दिखेंगे, सरल स्वभाव वाले होते हैं। और अगला क्या है, स्वयं व दूसरों का तथा वातावरण का वैसा ही प्रत्यक्षण करते हैं। मतलब जैसे कि जो ये कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसा ही समझता है। सिंपल सा मतलब इसका ये है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों में नेचुरलिटी का मतलब प्राकृतिक यानी स्वाभाविकता पाई जाती है, मतलब कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, सहजता पाई जाती है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है प्रॉब्लम सेंटर्ड बिहेवियर होता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड बिहेवियर का मतलब क्या कि ऐसे व्यक्ति हमेशा समस्या केंद्रित व्यवहार करते हैं, मतलब हमेशा अगर कोई समस्या उनके सामने आ गई तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। डिटैचमेंट का मतलब क्या, ऐसे व्यक्ति अनासक्त होते हैं। अनासक्त का मतलब मोह माया से ज़्यादा जुड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं किसी से जुड़े रहने की, मतलब न्यूट्रल होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, न्यूट्रल होते हैं। वे गोपनीयता को पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा प्राइवेट रहना पसंद करते हैं, प्राइवेसी रखना चाहते हैं। लोनलीनेस, अकेले रहना पसंद करते हैं। ऑटोनॉमस, स्वायत्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्रिएटिविटी होती है, यानी ऐसे व्यक्ति जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में है वो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर। न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उन किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी मैटर को
देखने और सोचने का जो उनका दृष्टिकोण होता है बहुत ही नया होता है, नए तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। कॉन्फिडेंट यानी विश्वास से परिपूर्ण होते हैं। स्पिरिचुअल पावर आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर। साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं। डिसीजन मेकिंग की क्षमता, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है इनके अंदर। अच्छा देखिए, जब अगर निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आप हमेशा गलत फैसले लेंगे। इसका एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें क्या है कि अमेरिका का जंगी बेड़ा होता है जो कि गल्फ ऑफ पर्सिया की खाड़ी में तैनात होता है। तो उस जहाज़ के ऊपर से अचानक से एक हवाई जहाज़ गुजरता है। अब उस हवाई जहाज़ के जो कैप्टन होते हैं उनको ये डिसाइड करना होता है कि ऊपर से जो हवाई जहाज़ गुजरा है वो सैनिक हवाई जहाज़ है या फिर यात्री हवाई जहाज़ है। सैनिक हवाई जहाज़ का मतलब दुश्मन सेना का हवाई जहाज़ है या फिर यात्री हवाई जहाज़ है। तो इतना ज़्यादा उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बायसिंग होती है, यानी पूर्वाग्रह, इतनी ज़्यादा उनके अंदर पूर्वाग्रह या ओवर कॉन्फिडेंस बायसिंग होती है। अंततः वो ये निर्णय लेते हैं कि ऊपर से जो जहाज़ गुजरा है वो शत्रु का जहाज़ है और वो अपनी सेना को मिसाइल दागने का ऑर्डर दे देते हैं। तो वो जहाज़ जो है पूरा क्रैश हो जाता है। बाद में जब इस हादसे की टीम गठित होती है तो अंतिम निर्णय ये लिया जाता है कि जो उस जहाज़ के कैप्टन थे वो बहुत ही ज़्यादा अति विश्वास पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। इसी वजह से उन्होंने जो है कि गलत फैसला लिया। तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमनिज़्म मानवता होनी चाहिए। सोशल एटीट्यूड सामाजिक दृष्टिकोण यानी समाज को लेकर चलना है। सोशल एटीट्यूड का मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति के अंदर जो समाज के प्रति है भावना है वो पॉजिटिव होती है, वो समाज के प्रति उत्तरदायी होता है। रेपर्ट ऐसे व्यक्तियों के अंदर संबंध स्थापित करने की मधुर संबंध स्थापित करने की योग्यता पाई जाती है। रेपर्ट का मतलब कि एक दूसरे से मधुर संबंध स्थापित करना। डेमोक्रेटिक वैल्यू ऐसे इंसान के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों की भरमार होती है। मीन्स एंड एनालिसिस का मतलब क्या है? ऐसे लोग साधन और साध्य में स्पष्ट अंतर रखना जानते हैं, यानी कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के साधन क्या है और साध्य, इन सब का वो भली भांति परिचित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति फिलोसफिकल दार्शनिक भी होते हैं, अच्छे दार्शनिक होते हैं। और ऐसे व्यक्ति एकोमोडेशन वातावरण में अपने आप को बहुत ही आसानी से समायोजित करना जानते हैं, यानी अपने आप को बहुत ही अच्छे से समायोजित कर लेते हैं। अब ये तो थी इनकी थ्योरी के पांचों स्टेज और कारक। तो 5 स्टेज जो थे हम लोगों ने देखा। अब इनकी थ्योरी का जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन क्या है कि एक तो इनकी थ्योरी का में जो इन्होंने दृष्टिकोण दिया है अपना, बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण है, ऑप्टिमिस्टिक विजन है। दूसरा सामाजिक थ्योरी है, इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सिद्धांत है, यानी समाज में मानवतावादी दृष्टिकोण रखता है और वह सेल्फ ग्रोथ की बात करता है। टू अंडरस्टैंड वंस इनर पावर, इन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ पर दिया है? अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की बात की है। तो इस तरीके से क्या है कि ये इनकी थ्योरी का मूल्यांकन है। अब अगर हम इनकी थ्योरी की कुछ खामियां देखें तो क्या है कि इन्होंने अपनी थ्योरी में इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि इसको समझने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न हो गई है, मतलब कि जटिलता आ गई है। और कोई एक कमी इनकी और है कि इन्होंने अपनी थ्योरी का जो भी प्रतिपादन किया था केवल 49 सब्जेक्ट्स के ऊपर किया था, यानी 49 लोगों पर ही किया था। और उसी के आधार पर इन्होंने जो भी डेटा इकट्ठा किया उसके आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी को क्या है जनरलाइज कर दिया। तो एक कमी ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई भी इंसान हमेशा लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक 1 बाय 1 स्टेप वाइज ही पहुँचे। हो सकता है किसी इंसान के लिए लोअर लेवल नीड्स मिल गई और उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो सीधे स्टीम नीड्स की ओर जाता है। जैसे एक शो आता है बेयर ग्रिल्स का, उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि वो बेसिक नीड्स तो फुलफिल करता है, लेकिन क्या बोलते हैं कि बिलोंगिंगनेस और स्टीम नीड्स पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे इस तरीके से बहुत सी मूवियाँ भी हैं, जैसे डाई हार्ड है, इसको देखिएगा तो उसमें समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं कि इंसान जो है कि मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही जो है सारी स्टेजेस को 1 बाय 1 प्राप्त करें। तो अब इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो
जैसे लास्ट में क्या है कि जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष की बात की गई है, अंतिम गोल, उसी तरीके से लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जैसे हिंदू धर्म के लिए मोक्ष है अंतिम लक्ष्य, बौद्ध के लिए निर्वाण है, जैन धर्म के लिए कैवल्य है, उसी तरीके से मैस्लो के लिए क्या है, आत्मसिद्धि, और सिगमंड फ्राइड के लिए क्या है, जीवन मूल प्रवृत्ति या हेडोनिज्म, सुखवाद। तो जो मैस्लो की थ्योरी है इसमें ये पांचों स्टेजेस थी, और इनकी एक बुक का जो नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954 में प्रकाशित हुई थी। नाउ अब देखिए ये सारी इनकी जो है पांचों स्टेजेस हैं जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा। तो जो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड है ये क्या थी, लोअर लेवल की नीड थी। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस और स्टीम नीड क्या है, इसको साइकोलॉजिकल लेवल की नीड भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो स्टीम है, जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है इसे साइकोलॉजिकल नीड भी कहते हैं, और लास्ट वन जो फिफ्थ स्टेज है उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो लोअर लेवल की नीड जैसा कि उसमें फर्स्ट लेवल है फिजियोलॉजिकल, उसमें ब्रीदिंग, फूड, वाटर लिख रखा है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है सेकंड लेवल, तीसरा लव एंड बिलोंगिंगनेस है, चौथा स्टीम है, और पांचवा जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो देखिए इनकी जो थ्योरी का इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन क्या है, अब देखिए इनकी एक तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिड डे मील योजना चलाई गई, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को चलाई गई, वो इसी पर्पज़ से चलाई गई थी कि बच्चों का जो एनरोलमेंट रेट है बहुत ही तेज़ी से घट रहा था। बच्चे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बहुत ही कम था एनरोलमेंट रेट बच्चों का स्कूलों में। तो सरकार ने क्या सोचा कि अगर बच्चों की बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए, यानी कि बेसिक नीड्स में क्या, वही बच्चों को ड्रेस प्रोवाइड कराना, खाना भोजन देना स्कूल में ही, और वहीं बैठा कर पढ़ाना। तो सरकार ने यही सोचा था कि बच्चे की अगर बेसिक नीड्स पूरी की जाएं तो वो पढ़ने में मन लगाएंगे। यानी कि आज भी ये योजना चल रही है स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में। तो इम्प्लीकेशन क्या है कि जैसा कि मैस्लो ने भी कहा था कि अगर हमारी बेसिक नीड पूरी होती है तभी हम आगे के बारे में सोचते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों की बेसिक नीड पूरी की गई और फिर उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार किया गया। उसके अलावा जब किसी भी जॉब में देखें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई है, तो जैसे कि हर स्टेज पे मैस्लो क्या कहते हैं, नीड्स या सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। देखिए इनकी थ्योरी का एक नाम क्या है, नीड्स हायरार्की थ्योरी। यानी कि अगर आप किसी एक स्टेज में सेटिस्फाई हो जा रहे हैं तो दूसरे स्टेज में तभी आप पहुंचेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमेशा देखिए टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फेक्शन देखता रहता है कि उसके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो तो स्विच कर जाते हैं। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इस बात का ध्यान देता है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन से खुश रहें, सेटिस्फाई रहें। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, समस्या हो, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।